हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। तो आज हम भारत की खोज चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 के बारे में बात किया था और दरअसल वो इसका पार्ट नहीं बल्कि इसके बारे में ही था। और मुख्य रूप से ये जो पार्ट शुरू होती है वो चैप्टर 2 से ही है। चलिए देखते हैं। तलाश। अब यहाँ से तलाश शुरू हो रहा है, यानी कि भारत की खोज। तो उसमें पहला है तलाश। उसका पहला सब टॉपिक है भारत के अतीत की झांकी। अतीत की झांकी एक ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी कि अतीत में क्या क्या हुआ उसकी एक झलक देखने की बात इसमें की जा रही है। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। जवाहरलाल नेहरू भारत के एक निवासी थे और उनके मन में भारत ही भारत रहा है, यानी हर चीज वो भारत के बारे में सोचते थे। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। यानी मेरे मन में भारत ही भारत तो है, लेकिन साथ में मैं हमेशा उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी प्रतिक्रियाओं को, उसके सभी चीजों का मैं विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं कि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सामने है, वो क्यों है, कैसे है, उसकी अतीत में उसकी क्या विशेषताएं थी और आज क्या विशेषताएं हैं। तो इस तरह के कुछ क्रियाकलापों के बारे में वे सोच रहे हैं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। वे अपने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन में वे क्या देखते थे, वो कौन सी चीजें थी जो उन्हें लुभाती थी, उस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया था। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें दिमाग में नहीं आती। जैसे हम बचपन में कुछ चीजें देखते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो यादें धुंधली हो जाती है, उतना याद नहीं होता। इसलिए यहाँ कहा गया कि उस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। लेकिन बहुत दिनों बाद जब हम उसी बारे में चर्चा करते हैं तो बातें हमें पुरानी बातें फिर से याद आ जाती है कि हमने भी बचपन में ये सभी किया था। तो मुख्य रूप से ये वही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। आखिर यह भारत है क्या? क्योंकि वे भारत की खोज में निकले हैं, भारत की कई चीजों की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए कुछ शुरुआती प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं कि ये भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? अतीत में इसकी क्या विशेषताएं थी? हम सभी जानते हैं कि एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे कुछ तो विशेषता रही होगी। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? यानी जिस शक्ति की प्रतिनिधित्व ये भारत करता था पहले प्राचीन समय में, क्या उसने उस शक्ति को खो दिया है? और खो भी दिया है तो क्या पूरी तरह से खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आज भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा स्थान पे है और बहुत जल्द हम पहले स्थान पे आ जाएंगे। तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, यानी कि भारत इतने बड़ी जनसंख्या का क्या एक बसेरा है। लेकिन इस बसेरा होने के कारण क्या कुछ ऐसी चीज है भारत में जिसे जानदार कह सके, जिसके लिए भारत वाले को गर्व हो कि हमारे पास ये है वो है? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? यानी आज जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, उससे इसका तालमेल किस तरह से है? यानी क्या ये आधुनिकीकरण के युग में अपना तालमेल बिठा पा रहा है या नहीं? यानी कि आधुनिक चीजों की जो खोज हो रही है उसमें भारत का अपना योगदान है या नहीं, उस बारे में ये कही जा रही है। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया
एक ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। कि भारत उनके खून में रचा बसा था। वो भारत के बारे में बहुत चीजें जानना चाहते थे। वो भारत के निवासी थे। इसके बावजूद उन्होंने एक बाहरी आलोचक के रूप में, एक आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। आलोचक क्या होता है? आलोचक का मतलब हम क्या समझते हैं कि जो दूसरों की बुराई करता है, दूसरों में कमियां निकालता है, उसको आलोचक कहते हैं। लेकिन आलोचक का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि उससे सही चीज की जानकारी बताना, न्यूट्रल होकर कोई फैसला लेना। जैसे अगर कोई गलत है तो उसे हम गलत कहेंगे, सही है तो सही कहेंगे, भले ही वो अपना हो या पराया हो। तो चूंकि वो भारत के बारे में जानना चाहते थे, भारत के अतीत की वास्तविक जानकारी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बाहरी आलोचक के रूप में देखना शुरू किया। तो बाहरी आलोचक यानी वैसा आलोचक जो निष्पक्ष हो, जो किसी, ऐसा नहीं हो जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने बारे में अधिकतर तारीफ ही करते हैं, आप अपने में ज़्यादा बुराई नहीं देखते हैं, या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में कुछ बोलना हो तो आप अच्छी बातें बताते हैं, उसकी बुराइयों को छुपाते हैं। उसी तरह से यदि जवाहरलाल नेहरू बाहरी आलोचक की नज़र से नहीं देखते तो भारत के बारे में उनकी केवल विशेषताएं आती कि क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत ने ये किया वो किया। इसके दूसरे पक्ष को, जो निगेटिव पक्ष है, उसको नहीं जान पाते। इसीलिए उन्होंने तय किया कि मैं भारत को एक बाहरी आलोचक के रूप में देखूंगा, बाहरी आलोचक की तरह। और एक ऐसा आलोचक जिसने अवशेषों को देखा था, उसने उसे नापसंद करता था। यानी जो अवशेष है, जो हमें ये बताते हैं कि अतीत में ये चीजें थी, तो उसको नापसंद करने वाला आलोचक के रूप में। यानी कि आज जो कुछ भी हम ऐसी देखते हैं अपने भारत में, जो प्राचीन समय से चली आ रही है, वो हम पसंद आता है कि हमें गर्व होता है कि हमारे भारत के लिए है। लेकिन वो ऐसा आलोचक के रूप में देखना चाहते हैं जो उसे भी, वो भी अच्छा नहीं लगे। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। नहीं, मैंने पश्चिम से प्रवेश किया बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी पश्चिमी मित्र ने किया होता। यानी मैं बिल्कुल अनजान बनकर इस भारत पर फिर से घुसने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मैं ये इसकी सही जानकारी ले पाऊँ, इसके अतीत की सही जानकारी मुझे मिल पाए। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? अब उनके भीतर ये शंकाएं उठ रही है कि क्या मैंने भारत को जान लिया था? क्या ये जो कुछ भी अवशेष है, जो कुछ भी दिख रहा है, क्या वो सत्य नहीं है? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत जो कुछ सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि चूंकि मैं तो अब निकल चुका हूँ एक बाहरी आलोचक के रूप में, मैं भारत को देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं जो अपने अतीत के विरासत के बड़े हिस्सों को खारिज करने का साहस कर रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या आज जो हम देख रहे हैं, आज जो कुछ भी अवशेष है, जो कुछ भी इमारतें हमारे भारत में हैं, अगर भारत का जो वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा कि आज है और हजारों वर्षों से अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान, यानी कि यहाँ पे सभ्यता की बात कही गई है कि यदि हम सभ्य हैं, यदि प्राचीन काल से ही लोग सभ्य थे, अच्छे से कोई कार्य करते थे, तभी तो उस समय की इमारत आज तक बचा हुआ है, उस समय का अवशेष आज तक बचा हुआ है।
तो इसीलिए कहा गया कि इसके अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? यानी अब मैं उस तथ्य को जानना चाहता हूँ, उस विशेष तत्व को जानना चाहता हूँ जिसके कारण आज भी वह अवशेष जिंदा है। यानी कि इसके पास कुछ तो ऐसा है जो जीवंत है और टिकाऊ है, यानी जो बहुत दिनों तक चलता है और जीवंत है। यानी कि इसमें कुछ ऐसा तत्व तो है जो सदियों से चलती आ रही है और आज भी है। यानी उस विशेष तत्व के बारे में अब मुझे खोज करनी चाहिए। तो वह विशेष तत्व आखिर क्या है? तो उसकी तलाश में हम निकलते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मोहनजोदड़ो, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐतिहासिक स्थल है और ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मैं उसके एक टीले पर खड़ा था। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि टीले पर खड़ा था मतलब अब वो उन चीज़ों की कल्पना करने जा रहे हैं जो उस समय रहा होगा, उस समय किस तरह से वो महसूस करते थे। मेरे चारों ओर उस तरफ प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। यानी मैं मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा हूं और मेरे चारों तरफ नगर बसे हुए, वहां पे घरे हैं बहुत सारे, और उसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जा रहा है। वो 5000 वर्ष पुरानी है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। और ये बात तो सही है कि 5000 वर्ष पुराना है, किंतु साथ ही वह एक प्राचीन यानी सबसे पुराना और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। वो पूरी तरह से विकसित थी। इसके अस्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिस मोहनजोदड़ो के टीले पर मैं खड़ा हूँ, उसके चारों तरफ जो घर है, जो नगर है, उसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जा रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पुराना है। और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे क्या एक पूर्णतः और प्राचीन विकसित सभ्यता थी, एकदम पुरानी और पूरी तरह से विकसित, पूरी तरह से सिविलाइज्ड एक विकसित सभ्यता थी। और इसके इतने दिनों तक टिके रहने का क्या कारण है? क्योंकि कोई सभ्यता इतने दिनों तक कैसे चल सकता है? उसके पास कुछ तो ऐसा विशेष होगा जिसके कारण इतने दिनों तक चल पाया। तो उसका मुख्य कारण है ठेठ भारतीयपन, यानी कि भारत में पूरी तरह से मिलजुल जाना, यानी कि पूरी तरह से ठेठ भारतीयपन, भारत की पूरी सभ्यता का प्रभाव उन पर पड़ा था। और यही आधुनिक भारत सभ्यता का आधार है। और ये जो आधुनिक भारत है, जो मॉडर्न इंडिया है, उसका भी यही आधार है। वो इसी भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रही, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। यानी ये सचमुच आश्चर्यचकित कर देता है ये बात कि कोई सभ्यता इतनी दिनों तक कैसे टिकी रही। उसका कौन सा विशेष कारण था कि कोई सभ्यता इतने दिनों तक टिकी रही? यानी इतने दिनों तक टिकी रही वो तो एक अलग बात है, लेकिन बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर इसमें हमेशा परिवर्तन आते रहा और साथ में विकास भी होता रहा। आज अगर किसी के पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो वो अलग होने लगता है। उदाहरण के लिए अगर कोई गांव में रहता है, उसके पास अधिक पैसे हो जाते हैं तो वो शहर की तरफ जाता है, गांव के अपने सभी लाइफस्टाइल को छोड़ देता है। लेकिन नहीं, ये जो सभ्यता है ये बराबर विकासमान परिवर्तनशील रही और विकासमान रहकर लगातार यहीं पर रही। भले इनके पास कुछ भी टेक्नोलॉजी आया, ज्ञान आया, पैसा आया, फिर भी ये वहीं जीवन जीते रहे, वहां से कभी भी अलग नहीं गए, उस सभ्यता को मानते रहे, उस सभ्यता का पालन करते रहे।
ये उनका विशेष कारण था। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उनका बराबर निकट संपर्क रहा। यानी फारस, मिस्र, ग्रीस, इन सभी लोगों से उनका बराबर निकट संपर्क रहा। यानी इन लोगों से व्यापार भी चलता था, एक दूसरे से मिलते भी थे। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? क्योंकि भारत ने उसे प्रभावित किया और वो इससे भी प्रभावित हुआ, यानी एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी इसका सांस्कृतिक आधार बहुत मजबूत था। इसके जो कल्चरल जो बेस था वो बहुत ज्यादा मजबूत था कि इतना एक दूसरे से प्रभावित होने के बाद भी वो टिका रहा। इस मजबूती का रहस्य क्या है? देखिए ये किस तरह से बताया जा रहा। शुरुआत में वो जब भारत की तलाश में निकले थे तो अलग अलग चीजों की बात कर रहे थे, अपने बचपन ये सभी के बारे में। तो जब उन्होंने बाहरी आलोचक के रूप में देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, मुझे उस मजबूती को देखना चाहिए कि जिस कारण से वो सभी अवशेष है, वो सभी इमारत आज भी हम देख पा रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो जब उसकी तलाश में गए, तो जब मोहनजोदड़ो के टीले पर गए तो वहाँ उन्हें बहुत सी चीज़ें पता चला कि इतनी पुरानी सभ्यता है जो बराबर परिवर्तनशील रहा, बराबर विकासमान रहा, फिर भी वो अडिग रहा अपने सभ्यता के साथ। इस मजबूती का क्या रहस्य है? अब उस मजबूती के रहस्य के बारे में ढूंढने जा रहे हैं। तो एक से एक चीजें निकल रही हैं। चलिए देखते हैं इस मजबूती का रहस्य जानने के लिए नेहरू जी ने क्या किया। तो निश्चित बात है कि वो अब अलग अलग चीजों की अध्ययन करेंगे। तो मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मैंने भारतीय इतिहास पढ़ा, उसके कुछ विशाल प्राचीन साहित्य, बहुत से मैंने नॉवेल्स पढ़े, उस पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। जब वे अध्ययन करने निकले, जब उन्होंने भारत का इतिहास को अध्ययन किया और प्राचीन साहित्यों का अध्ययन किया, तो वे बहुत सी चीजों से प्रभावित हुए। किन चीजों से? तो विचारों की तेजस्विता, बहुत ही अच्छे विचार, भाषा की स्पष्टता, एकदम स्पष्ट भाषा में लिखी हुई, और उसके पीछे का सक्रिय मस्तिष्क और एक एक्टिव माइंड जो हमेशा साइंटिफिकली सोचता है। तो इन सभी चीजों ने नेहरू जी के ऊपर बहुत प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। यहाँ देखिए यात्रा करने की बात कही जा रही है, लेकिन यात्रा का मतलब कि जब वे अध्ययन कर रहे थे तो खुद की वो कल्पना कर रहे थे कि मैं जिस तरह से अध्ययन कर रहा हूँ उस तरह से मैं उसकी यात्रा भी कर रहा हूँ। इसलिए लिखा गया कि मैं भारत की यात्रा की जो दूर दूर से लोग आए थे उनके साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो यात्रा यानी कि जब वे अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी कल्पना भी साथ में कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से रहा होगा। तो अलग अलग जगहों से लोग आते थे, भारत की यात्रा करते थे और साथ ही वे अपने डायरी में जो कुछ भी लिखते थे, यात्राओं की दास्तान छोड़ गए, मतलब कि जब वे आए यहाँ के संस्कृतियों के बारे में जाना और अपने लेख लिखे, अपने डायरी मेंशन किए और यहीं छोड़ दिए। उस डायरी को पढ़कर आज नेहरू जी वो कल्पना कर रहे हैं, उस समय की स्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि हाँ भारत की सभ्यता कैसी थी उस वक्त। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा, क्योंकि जिन यात्राओं की दास्तान में पढ़ रहे थे उनमें हर चीज वो मेंशन था कि एशिया, अंगकोर और बोरोबुदूर से बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियां थी। भारत ने बहुत सी उपलब्धियां पाई थी अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर।
उसके बारे में वो सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है कि वे ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके कारण वे अपने देश में समृद्ध है, साथ में दूसरे देश में भी जाकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं से निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। अब यहाँ हिमालय की बात हो रही है कि वह हिमालय जो बहुत से मिथक और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध रखता है। मिथक यानी होता है कि बहुत सी बातें उनके बारे में जो धारणाएं बनाई जाती थी हिमालय के बारे में, उसके बारे में कहा जा रहा है। और कई दंत कथाएं ऐसी कथाएं जो लिखी नहीं जाती है बल्कि एक दूसरे से मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है। कोई एक व्यक्ति दूसरे को बताता है और कोई तीसरे को बताता है, उसको बोलते हैं दंत कथाएं। तो उसके साथ निकट का संबंध रहा है और यही दंत कथाएं या मिथक हमारे विचारों को और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। वे उनसे आकर्षित क्यों हो गए, हिमालय से अधिक आकर्षित क्यों थे? क्योंकि वे पहाड़ों से बहुत प्रेम करते थे, पहाड़ों से उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था। और साथ ही कश्मीर के साथ उनके खून के रिश्ते, उनके पिता कल्याण नेहरू कश्मीर से बिलोंग करते थे, इसीलिए कह रहे हैं कि खून के रिश्ते उसने मुझे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। यानी एक तो उन्हें पहाड़ों से प्रेम था, दूसरी ओर उनका खून का रिश्ता था और यही सब उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करते थे। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इस हिमालय से कई सारी नदियां निकलकर भारत के मैदानों में बहती हैं और भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया है और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की है। इसका क्या मतलब है कि इतिहास में इन सभी नदियों की चर्चा है, उनकी महत्ता के बारे में, उनके बारे में बहुत सी चर्चा की गई है। जब उन्होंने इन सभी चीज़ों की अध्ययन की और जब इन नदियों को देखा तो वो यादें उन्हें ताज़ा हो गई। वो उन चीज़ों की कल्पना करने लगे कि हाँ, ये ऐसा ही था, जिस तरह से लिखा गया है ये बिल्कुल वैसा ही है। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, कि सिंधु हिंदी में कहा जाता है और उसका अंग्रेजी में उसको इंडस कहा जाता है, इसलिए इंडस से हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और सिंधु से पड़ा हिंदुस्तान। तो इसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा हुआ है और इसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ लोग आते रहे हैं, कबीले, काफिले और फौजें आती रही है अलग अलग कामों से। इन्हीं के पार करके बहुत से लोग वर्षों से आते रहे हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। यानी ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो इतिहास की मुख्य धारा में नहीं है। यानी इतिहास में जितना चर्चा अन्य नदियों की मिलती है उतना ब्रह्मपुत्र की नहीं है, लेकिन पुरानी कहानियों में आज भी ये प्रचलन में है। आज भी पुरानी कहानियों में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आता है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। ये उद्गम के बारे में बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तर पूर्वी पहाड़ियों से निकलती हुई है और भारत के मैदानों में एकदम शांत रमणीय धारा में बहती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। यमुना नदी से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, नृत्य, उत्सव और नाटक, ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएं यमुना से जुड़ी हुई है और इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, यमुना भी है, इंडस या सिंधु भी है,
लेकिन उन सभी से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है भारत में, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। यानी इतिहास से बहुत पुराने समय से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। यानी ये आकर्षण का काम किया है। आज हम ये जानते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग आते थे यात्रा के लिए। उसके आकर्षण का मुख्य कारण क्या था? तो भारत की जो नदी है, ये गंगा नदी, वो सदियों से लोगों को आकर्षित करते आई अपने तटों की ओर, चाहे वो गंगा स्नान हो, जानते होंगे गंगा स्नान, कुंभ मेला, ये सब। तो यही सब चीजें उन्हें आकर्षित करती थी, जिस कारण लोग यहाँ भारत में आते थे। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। यानी प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक युग तक भी देखें तो गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। यदि हम गंगा की कोई गाथा गाते हैं, गंगा की कहानी सुनाते हैं, मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और उन पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। ये धीरे धीरे अन्य चीजों की तरफ जा रहे हैं, कभी अध्ययन कर रहे हैं और साथ ही अन्य चीजों को देख भी रहे हैं। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, कोई इतिहास पढ़ते हैं और उसको जब उसके स्थलों को देखते हैं तो हमें इतिहास को बहुत अच्छे से समझ में आता है और हम बहुत सी चीजें जान पाते हैं। इसलिए उन्हें बहुत से पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों, यानी कि वे चीजें जो उनके पूर्वजों द्वारा उस समय इस्तेमाल की जाती थी, उन्हें भग्नावशेष कहा जाता है। और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र जो पहाड़ों पर बनाए जाते हैं, गुफाओं में, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। यानी कि ये सभी चीजें मैंने देखी, मैंने स्मारकों को देखा, मैंने भग्नावशेषों को देखा। इन सभी चीजें से मुझे कई सारी जानकारियां मिल रही थी। इन सभी को देखकर और जो कुछ भी मैंने पढ़ा था उस सभी के साथ मैं विश्लेषण कर रहा था और जानकारियां इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही दिल्ली और आगरा में जो बाद में जो खूबसूरत इमारतें बनी और उस इमारत का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। यानी हर एक पत्थर से मुझे अतीत के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिल रही थी। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों के तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान के लिए भारत के लिए सभी कोने में आते रहे हैं। यानी वे अपने शहर, अपने गांव, अपने इलाहाबाद या हरिद्वार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो जब वे वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि आज भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते रहते हैं। और उन्होंने इतिहास में यही पढ़ा था कि प्राचीन काल में भी इसी तरह से लोग आते थे, अलग अलग कोनों से लोग आते थे और भारत में गंगा स्नान के लिए और कुंभ मेला देखने के लिए। तो वो सभी चीजें आज तक चली आ रही हैं। इसकी शुरुआत प्राचीन काल में हुई और आज भी वो चलती आ रही है। ये कोई विशेषता ही तो है। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और उनके कुछ लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। उन्होंने कुछ वो चीजें पढ़ी थी जो 1300 साल पहले की थी और चीनी यात्री ने इन पर्वों के बारे में अपनी व्याख्या की थी। इन पर्वों की डिस्क्रिप्शन लिखा था, इसके बारे में कुछ व्याख्या की थी, उन सभी चीजों को भी पढ़ा था। लेकिन उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में कहीं गुम हो गए थे। यानी 1300 साल पहले की जो लिखी हुई चीज थी, जो लिखी हुई लेख थी, वो पढ़ने के बाद भी
ये पता चला कि ये सभी चीजें तो बहुत पुरानी हो चुकी है। ये जो पर्व है वो बहुत ही पुरानी है और इसकी शुरुआत कब हुई वो पता नहीं। इसकी शुरुआत प्राचीन काल में कहीं हो गई थी। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की समृद्ध इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। तो यही वो जानना चाहते हैं। नेहरू जी के मन में अब ये जिज्ञासा उठ गई है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो इन लोगों को वर्षों से आकर्षित करते आ रही है, सदियों से, जो आज हम आधुनिक काल में देख रहे हैं। उसकी शुरुआत कहीं प्राचीन काल से हुई थी और कब हुई वो भी पता नहीं। तो वो विशेष शक्ति क्या है, वो प्रबल आस्था क्या है जो अनगिनत पीढ़ियों को भारत की समृद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं के दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड, जब उन्होंने अध्ययन किया था और इन यात्राओं के दौरों ने, यानी पहले उन्होंने किसी चीज को पढ़ा, किसी इतिहास को पढ़ा और जिसके बारे में पढ़ा उन सभी चीजों की यात्रा की, तो उन्हें एक विजन सा लगने लगा। एक जिस तरह फिल्म चलता है उस तरह वो देखने लगे। उन सभी ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो अतीत में देख रहे हैं हर वो चीज, क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी था और वहां की यात्रा भी कर रहे थे। जैसे आज हम कोई लाल किला के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ के सम्राटों के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ में एक विजन सा लगेगा कि हाँ, यहीं पे सम्राट बैठते थे, यहाँ पे सभाएं होती थी। तो उसी तरह ये भी है कि जब वे अध्ययन करते थे, अध्ययन करने के बाद में जब वो यात्राओं की दौरा करते थे तो ऐसा लगता था कि वह मानव अतीत में भी देख रहे हैं। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। यानी कि जैसे जैसे मैं यात्रा कर रहा था और भारत की जो तस्वीर मेरे अंदर थी वो धीरे धीरे सच्चाई का बोध होने लगा कि हाँ, ये सही है, जो मैं शुरुआत में सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। यानी यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे भी लोग थे, हंसते खेलते थे, हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भी भोगते थे। और इन्हीं में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी थी, जो जिंदगी के बारे में बहुत सी चीजें जानते थे और समझते थे। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। यानी वो खुशी, वो पीड़ा और वो जिंदगी की जानकारी जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, वैसी बहुत सी चित्र मेरे मन में थी। और जैसे जैसे मैं यात्रा कर रहा था, जैसे जैसे मैं यात्रा अपने आरंभ किया, धीरे धीरे वो सभी चित्र सजीव हो उठे। यानी जो मैंने सोचा था वो साबित होने लगा कि हाँ, ये सही है। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। यानी मैं जब किसी जगह जाता था और यदि उस जगह से रिलेटेड मैंने कोई चित्र अपने मन में बिठाया है या मैंने उसके बारे में पढ़ा है तो वो सजीव हो उठता था। जब भी किसी जगह जाता उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देखे हुए लगभग साफ देखा। देखिए, अब यहाँ पे जो दिया है लगभग साफ देखा, इसका मतलब वो अपनी कल्पना कर रहे हैं, वो वहां पे जाकर देखे नहीं। जब वे सारनाथ में गए और वे अपने अध्ययन और उस यात्रा से जो विश्लेषण निकाला तो उसमें उन्होंने साफ देखा। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। यानी कि ये 2500 वर्ष का फासला है। यानी बुद्ध ने अपना
उपदेश 2500 वर्ष पहले दिया था और आज मैं वहाँ का दौरा कर रहा हूँ। तो उनके कुछ अभिलिखित शब्द, जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि, ऐसा लगा मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है। बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनके कुछ अभिलिखित ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। अशोक ने बहुत से पाषाण स्तंभ बनवाए और अपने जैसे शिलालेखों के माध्यम से मुझे ऐसे एक आदमी के बारे में बताया जो खुद एक सम्राट था, लेकिन सम्राट होकर भी वो सभी राजाओं और सम्राटों से ऊपर था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और विवाद कर रहा था। अपने पिछली कक्षा में इतिहास में पढ़ा होगा कि अकबर सभी पंथों मतों के विद्वानों से बैठकर सलाह मशविरा करते थे और जो कुछ भी समस्याएं थी उनका हल निकालने की कोशिश करते थे। वही बात यहाँ लिखी गई, फतेहपुर सीकरी में सभी अपने साम्राज्य को भुलाकर, वो ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं साम्राज्य का स्वामी हूँ, इन सभी को भुलाकर वो अकबर अलग अलग विद्वानों से चर्चा कर रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए, समाज में जो बुराइयां फैल रही है उसको किस तरह से हटाया जा सके। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य के शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा था। जिज्ञासु जिन्हें जानने की इच्छा होती है, उस भाव से मनुष्य के शाश्वत समस्याओं का, यानी ऐसी समस्याएं जो लगातार चल रही थी, शाश्वत का मतलब होता है लगातार, तो जो समस्याएं लगातार चल रही थी उसके हल के बारे में वे हमेशा विचार करते रहते थे अकबर। इस तरह भारत के अतीत की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, यानी चूंकि वो अतीत की झांकी देखने के लिए, ग्लिम्सेस देखने के लिए निकले थे, तो उन्होंने बहुत से उतार चढ़ावों के बारे में तक किया कि बहुत सारे उतार चढ़ाव से विजय पराजय उसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। जैसे जैसे मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा था, ये सभी चीजें मेरे सामने आती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। ये जो इतनी पुरानी जो सभ्यता ये जो चलती आ रही थी, ये जो इतिहास चल रही है, इसके सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता का मतलब है कि जो सांस्कृतिक परंपरा चल रही है, जो कल्चर 5000 वर्षों से चलती आ रही है, उसकी निरंतरता में, यानी कि लगातार वो परंपरा फॉलो हो रही है, उस निरंतरता में मुझे कुछ विलक्षणता नजर आ रही है, इनमें कुछ विशेषता नजर आ रही है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, और यह परंपरा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उससे बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित थे और वे भी इन्हें पालन करते थे, इन सभी का। तो ये समाप्त होता है चैप्टर 2 का ये पहला सब टॉपिक था। अब हम देखते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनाया मैंने। ये फ्लो चार्ट मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा और आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू, ये अध्याय 2 है, तलाश। इसमें पहला सब टॉपिक है भारत के अतीत की झांकी। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए वे बचपन से अब तक के क्रियाओं का विश्लेषण कर रहे हैं कि वे बचपन में क्या सोचते थे, अभी क्या सोच रहे हैं। और उनके मन में बहुत से प्रश्न उठने लगते हैं शुरुआत में कि भारत क्या है, इसके अतीत की क्या विशेषताएं थी, इसने प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया,
और क्या खो दिया है, तो पूरी तरह से खो दिया है। और आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भारत बहुत एक जनसंख्या का बसेरा है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ ऐसा है भारत के पास जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक युग में इसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत खून में रचा बसा था। नेहरू जी का कहना है कि भारत के खून में रचा बसा था और वे भारत को एक बाहरी आलोचक की तरह देखना चाहते हैं। एक बाहरी आलोचक के रूप में वो देख रहे हैं ताकि भारत के अतीत की सही जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे आलोचक का मतलब वो आलोचक नहीं है जो बुराई करता दूसरों की। यहाँ पे आलोचक का मतलब है कि जो न्यूट्रल हो, जो निष्पक्ष हो, किसी भी चीज की सही जानकारी देता हो। यदि सही है तो उसे सही बोले और गलत है तो गलत। तो निष्पक्ष भाव से भारत को देखने और जानने के लिए वो एक बाहरी आलोचक के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं। तो इसके लिए भारत की तलाश शुरू करते हैं और तलाश शुरू करने पर उनके मन में कुछ शंकाएं आ जाती है कि क्या मैंने भारत को जान लिया है, कि ये जो विरासत का एक बड़ा हिस्सा है जो हमें विरासत के रूप में मिला हुआ है, उसे मैं खारिज करने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा क्यों? अगर आज जो विरासत में हमें मिला है, अगर वो जीवंत नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता और सार्थक नहीं होता, तो आज हमारे पास ये विरासत के रूप में होता ही नहीं। तो ये उनके मन में ये शंका है। तो वो जीवंत, टिकाऊ और सार्थक क्यों था, उस विशेष तत्व की खोज में अब वे निकल रहे हैं। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 5000 वर्ष पुरानी है और ये पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है। और ये प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी, सबसे पुरानी और पूरी तरह से विकसित। ये निरंतर परिवर्तनों के बावजूद विकासमान रही, यानी लगातार इसमें परिवर्तन होते रहे, विकास होते रहे। इसका लंबे समय तक अस्तित्व का मुख्य कारण क्या था? ठेठ भारतीयपन। यानी लंबे समय तक अस्तित्व में क्यों रह पाए? क्योंकि वो ठेठ भारतीयपन, यानी भारत की सभ्यता में पूरी तरह से वे मिलजुल गए थे। पूरी तरह से वे भारत की सभ्यता और उसकी परंपरा को अपना लिए थे। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया से बराबर निकट संबंध वो एक दूसरे से प्रभावित रहे। सांस्कृतिक आधार बहुत मजबूत था। इसके कारण वे परिवर्तनशील होकर भी हिला नहीं, यानी कि वो पहले जिस संस्कृति का पालन करते थे वो दूसरे लोगों के संपर्क में आकर भी वो उन्हें छोड़ा नहीं, उनका पालन करते रहे। इस मजबूती का रहस्य क्या था? ये जो मजबूती है कि दूसरे लोगों के संपर्क में आने से, उनसे प्रभावित होने के बाद भी उन पर कोई अलग प्रभाव नहीं पड़ा, वो अपने अडिग रहे हैं। इसका क्या कारण, इस मजबूती का क्या रहस्य है? तो उसके लिए वे भारतीय इतिहास और प्राचीन साहित्य का अध्ययन करते हैं, साथ में दौरा भी करते हैं। तो प्रभावित करने वाले तत्व, जब वे अध्ययन किए भारतीय इतिहास और साहित्य को, तो उनमें कुछ उन्हें प्रभावित करने वाले तत्व निकले। जैसे उन्होंने देखा कि विचारों की तेजस्विता थी। अध्ययन के दौरान उन्हें पता चला कि उनके विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और सक्रिय मस्तिष्क, एक्टिव माइंड, जो हमेशा एक्टिव हो, अच्छी चीजें सोचता हो। भारत की यात्रा करने वाले, तो यात्रा करने वाले चीन से और पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से लोग आते थे और इन सभी यात्रा के दौरान अपनी यात्राओं की दास्तान, यानी कि यात्रा वृत्तांत यहाँ छोड़ गए। उन्होंने जो कुछ भी यहाँ देखा, इस सभ्यता से रिलेटेड जो भी उनके मन में जो विचार आए, वो विचार को उन्होंने लिखा और यहाँ छोड़ गए। और उसे ही जवाहरलाल नेहरू पढ़कर उस समय की सभ्यता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। भारत की उपलब्धियाँ पूर्वी एशिया, अंगकोर और बोरोबुदूर, जो कि इंडोनेशिया में है, और कंबोडिया में अंगकोर है। तो इन सभी जगहों पर भी भारत की उपलब्धियां हैं।
अब हिमालय दर्शन, जब वे हिमालय के पास पहुंचते हैं तो वो हिमालय जो पुराने मिथकों से और दंत कथाओं से उनका संबंध रहा है हमेशा, और इन्हीं सब का प्रभाव पड़ता है। यानी पुराने मिथक और दंत कथाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? साहित्य और विचारों पर। क्योंकि हिमालय से जुड़ी जो भी दंत कथाएं या मिथक होंगी उस सभी का जिक्र आएगा साहित्य और विचारों पर। तो नेहरू जी का कश्मीर से लगाव, कश्मीर से उन्हें बहुत लगाव था, क्योंकि दो कारण थे इसके। पहाड़ों के प्रति उनका प्रेम, पहाड़ों से बहुत लगाव रखते थे, और खून का रिश्ता था कश्मीर के साथ उनका, और यही सब आकर्षण का मुख्य कारण था। साथ ही नदियों के प्रति वे बहुत आकर्षित होते थे। वे नदियां में जैसे सिंधु है या इंडस, उसको इंग्लिश में कहते हैं, सिंधु के नाम पर हिंदुस्तान और इंडस के नाम पर इंडिया। अपने देश का नामकरण इसी नदी के नाम पर हुआ है। और अन्य नदियों में जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में उनके क्या विचार थे? तो यह उत्तरी पूर्वी भाग से के पहाड़ियों से प्रवेश करती है, और ये इतिहास की मुख्य धारा में नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि जब हम इतिहास पढ़ने जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, तो इतिहास की मुख्य धारा से ये कटी हुई है, लेकिन पुरानी कहानियों में आज भी ये जीवित है। तो गंगा और यमुना की बात करते हैं तो ये संबंधित पौराणिक कथाएं, इससे संबंधित बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, और इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की सभ्यता व संस्कृति की कहानी, यदि हम गंगा और यमुना की गाथा करते हैं तो मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी बता रहे हैं, और लोगों के लिए आकर्षण। और ये नदियां निरंतर सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है, उसका आज तक हम वही देखते आ रहे हैं। शिलाओं या पत्थरों पर भारत के अतीत की कहानी। पुराने अवशेष, जब वो शिलाओं और पत्थरों को देखते हैं तो पुराने अवशेष उन्हें मिलते हैं। जैसे अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में कई सारी पुरानी मूर्तियां, भित्ति चित्रों को उन्होंने देखा। इन सभी के बारे में अध्ययन कर चुके थे, इसीलिए जब इन सभी चीजों के पास, इन सभी स्थलों और अवशेषों के पास जाते थे तो उनके मन में बहुत सारे चित्र उभरने लगते थे, और उन्हें यकीन हो रहा था कि हाँ, ये सभी सत्य है। तो है कुंभ मेला, जो कि महान स्नान पर्व है, ये इलाहाबाद और हरिद्वार के पास। हजारों वर्षों से गंगा स्नान के लिए लोगों का आना, यानी हजारों वर्षों से लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए आते रहे। इसकी शुरुआत कब हुई वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो 1300 साल पहले भी यह त्योहार पुरानी हो चुकी थी, जब एक चीन यात्री ने इसका वर्णन किया। तो एक चीनी यात्री ने जब इसका वर्णन किया 1300 साल पहले, तो उस समय भी ये काफी पुरानी हो चुकी थी। उस समय भी इसका उद्गम पता नहीं चल रहा था कि यह कब शुरुआत हुई इसकी। तो भारत की यात्रा, तो अतीत का ज्ञान और सच्चाई का बोध, अतीत की घटनाओं पर विश्वास। तो भारत की यात्रा यानी कि जब करते हैं तो अतीत का उन्हें ज्ञान मिलता है, सच्चाई का बोध होता है, और अतीत की घटनाओं पर विश्वास होता है। तो जब उन्होंने भारत की यात्रा की तो उन्हें बहुत अतीत का ज्ञान मिला, सच्चाई का बोध हुआ, और अतीत की जो घटनाएं थी, जिन घटनाओं के बारे में वे जानते थे, उन पर उन्हें विश्वास हुआ। तो बनारस या सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश, उसके बारे में शिलालेख और पाषाण स्तंभ, इन सभी से गौतम बुद्ध की जीवनी का पता चला। उनकी जीवनी के बारे में उन्हें बहुत सी बातें पता चली। एक सम्राट होकर भी एक अन्य राजाओं और सम्राटों से महान, ये बात सम्राट अशोक के लिए है। अब अकबर के बारे में उनके विचार क्या थे? अकबर के अशोक के बहुत से ऐसे शिलालेख थे जिनमें गौतम बुद्ध की चर्चा थी। अकबर के बारे में एक विचार है कि फतेहपुर सीकरी में वे थे, और अलग अलग मतों के विद्वानों से वे हमेशा संवाद करते रहते थे। इस बात पे वाद विवाद करते थे कि क्या होना चाहिए, कि लोगों के साथ जो लगातार जो समस्याएं चल रही थी उसका हल क्या निकाला जाए। तो ओवरऑल जो लास्ट में एक समरी है कि भारत की अतीत, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, विजय पराजय इसमें सब मिले हुए हैं, और ये 5000 वर्ष पुराना है।
सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता नजर आती है कि ये लगातार ये चलती आ रही है। इसमें कुछ तो ऐसा है जो कहीं रुकने वाली नहीं है और इस परंपरा को दूर दूर तक और गहरा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये चैप्टर 2 का पहला सब टॉपिक भारत के अतीत की झांकी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।